हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम लोग लाइट के पार्ट 2 पढ़ेंगे और एक एक शॉर्ट करके वीडियो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज हम लोग देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ पदों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इसमें बहुत सारी चीजें की मैं जानकारी देते चलूंगा। मेरा वीडियो आप जानते ही हैं कि थोड़ा सा भी आपको बकवास नहीं मिलेगा और ये काम की ही चीजें हैं। चाहे आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हैं, ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, दैट इज वेरी बेनिफिट फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखना है गोलीय दर्पण से कुछ बातें। अब आप जानते हैं कि स्टूडेंट गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो कहिएगा सर गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल और एक होता है उत्तल। बस इस बात को आपको याद रखना है कि स्फेरिकल मिरर तीन प्रकार के होते हैं। वैसे तो आपको दर्पण अगर पढ़ा जाए, दर्पण अगर आप दर्पण पढ़ रहे हैं तो दर्पण वैसे बेसिकली तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आपको समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण और तीसरा होता है आपका परवलयिक दर्पण। परवलयिक दर्पण तीन प्रकार के दर्पण होते हैं। जिसमें समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है तो समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और गोलीय दर्पण भी इसमें दो प्रकार के होते हैं। समतल दर्पण को प्लेन मिरर बोलते हैं, गोलीय को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं और परवलयिक को हम लोग कहते हैं पाराबोलिक। पाराबोलिक कहते हैं। गोलीय को स्फेरिकल कहते हैं, समतल को प्लेन मिरर बोलते हैं। फिर हम लोग गोलीय दर्पण, तो आप लोग जानते हैं गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है अवतल और दूसरा होता है उत्तल। अवतल दर्पण का फिगर अगर आपसे कोई पूछे तो ऐसे कीजिएगा, ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण। और ये है आपका उत्तल दर्पण। देखिए ध्यान से, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बनावट में क्या फर्क है। तो देखिए ये अंदर की ओर से धंसा हुआ है और ये बाहर की ओर से उभरा हुआ है। तो क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए ये इधर से कलई किया हुआ है, इधर से क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है। तो जब इधर से कलई किया हुआ रहेगा तो इसका मतलब प्रकाश जब इधर जाएगा, इस इधर की ओर जाएगा, जब प्रकाश इधर से जाएगा तो इसका मतलब यहीं से टकरा के इधर वापस चला आएगा। इधर तो प्रकाश पार करेगा नहीं। और यह इधर कलई किया हुआ है, इसका मतलब यह होता है कि जब प्रकाश इधर से निकलेगा तो फिर इसी दिशा में, यानी इधर से निकला तो इधर लौट के चला आएगा, यानी इधर से निकला तो इधर लौट के चला आएगा। और इसमें ये कलई किया मतलब जब प्रकाश इधर जाएगा तो आपका क्या हो जाता है, आपका इधर लौट के चला आएगा, उधर नहीं जा पाता है प्रकाश। तो ये बात आपको याद रखना है कि कलई का मतलब ये होगा प्रकाश इधर चला आएगा, उधर प्रकाश नहीं जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, अवतल को हम लोग अंग्रेजी में कहते हैं कॉनकेव, इसको बोलते हैं कॉनकेव और इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स मिरर बोलते हैं इसको। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन हो जाएगा कि वैसा दर्पण जो अंदर की ओर से धंसा हुआ है। देखिए ये अंदर से धंसा है कि नहीं धंसा है, अंदर की ओर से धंसा हुआ हो तथा बाहर कलई किया, उभरे हुए भाग पर कलई किया हुआ रहता है। ठीक है। और उत्तल दर्पण वैसा दर्पण है जो बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। देखिए यह बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है, इसे हम लोग कहते हैं उत्तल दर्पण। और अंदर की ओर से कलई किया हुआ है, इस बात को आपको याद रखना है। तो वैसा दर्पण जो बाहर से उभरा हुआ हो उसे उत्तल कहते हैं, और वैसा दर्पण जो अंदर से धंसा हुआ हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो अवतल दर्पण कहते हैं। आई होप इतना समझ रहे हैं। तो अंदर से धंसा हुआ हो तो कौन दर्पण, अवतल, और बाहर से उभरा हुआ हो तो कौन दर्पण, उत्तल, यानी कॉन्वेक्स मिरर। उसके बाद से आगे हम देखते हैं इसके समतल दर्पण। हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा समतल दर्पण के बारे में।
तो हम आपको बता दें कि समतल दर्पण वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह क्या होता है तो समतल होता है। यह है आपका समतल दर्पण, इसका परावर्तक सतह क्या होता है तो समतल होता है। इसमें वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसमें कौन प्रतिबिंब बनता है तो याद रखिएगा, इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है तो काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, और हमेशा वस्तु के बराबर बनता है। इस बात को भी आपको याद रखना है, हमेशा वस्तु के बराबर बनता है, इस बात को भी याद रखना है। यानी ऑलवेज इक्वल बनता है, वस्तु के इक्वल बनता है इसमें समतल दर्पण में प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है तो काल्पनिक होता है, सीधा होता है और हमेशा वस्तु के क्या होता है तो बराबर बनता है। इस बात को भी आपको याद रखना है। उसके बाद से एक क्वेश्चन ये आता है कि यदि हम, याद रखिएगा, यदि हम समतल दर्पण में भी वेग से जाते हैं, तो जो प्रतिबिंब होगा वह दुगुना रफ्तार से चलता हुआ दिखाई आएगा। 2v वेग से चलता नजर आता है। तो इस बात को भी आपको याद रखना है कि यदि अगर समतल दर्पण यदि हम u वेग से जाते हैं तो प्रतिबिंब हमारा 2v वेग से चलता हुआ दिखाई देगा। तो सिंपल बात है, अगर आप u वेग से भी जा रहे हैं तो 2u वेग से आएगा। यदि आप k वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब 2k वेग से चलता हुआ नजर आएगा। यानी अगर आप इधर से 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे हैं तो आपका प्रतिबिंब दुगुना आपकी ओर चलता हुआ नजर आएगा। तीसरा कंडीशन आपको यह पढ़ना है कि समतल दर्पण में कुछ बातें मैं बता देता हूं जो आपको याद रखना है, तो उसको देखिएगा। समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करना, प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। यानी ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंबों की संख्या निकालना। यानी अगर दो समतल दर्पण को यदि हम समानांतर रख देते हैं, यदि दो समतल दर्पण है, दो प्लेन मिरर है, इसको यदि हम समानांतर रख देते हैं तो इसके बीच में अनंत प्रतिबिंब बनेगा। याद रखिएगा। तो क्वेश्चन पूछता है कि दो समतल दर्पणों को अगर समानांतर रख दिया जाता है तो उनके बीच में कितना प्रतिबिंब बनेगा तो असंख्य प्रतिबिंब बनेगा। इस बात को भी आपको याद रखना है। तो एक नंबर रूल आपको ये याद रखना है। दूसरा मैं बताने चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर हो, यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पर रखा जाए, जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे कुछ कोण पर रख रहे हैं, दोनों समतल दर्पणों को हम कुछ कोण बना के रख रहे हैं। यहाँ पे कुछ कोण बन रहा है, या वो 30 डिग्री का हो, या 60 डिग्री का हो, 45 डिग्री का हो, या 90 डिग्री का हो, यानी कुछ कोण पर रख रहे हैं हम। ये थोड़ा समझिएगा। यदि दो समतल दर्पणों को थीटा कोण पे रखा जाए, यानी उनके बीच में कुछ ना कुछ कोण बन रहा हो, तो बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन आ जाता है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज, प्रतिबिंबों की संख्या कितना बनेगा। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को आप भली भांति जानते होंगे। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हो तो नया मिलेगा आप लोगों के लिए, इसको सीख लीजिए। दो समतल दर्पण अगर थीटा कोण पर हो तो इसमें 2-3 कंडीशन बनता है। एक नंबर, यदि 360 बट्टा थीटा यदि सम संख्या आए तो प्रतिबिंब की संख्या
प्रतिबिंब की संख्या जो होगी n-1 हो जाएगी। एग्जांपल एगो देखिए कि यदि 360 बटा, यदि थीटा का मान हम रखते हैं मान लीजिए 60 डिग्री, यदि इन दोनों के बीच में मान लीजिए कि 60 डिग्री का एंगल बन रहा हो, मान लीजिए कि हम थीटा पर रखते हैं 60 डिग्री का एंगल पे, तो हमारा आंसर आएगा कितना 6। तो प्रतिबिंब की संख्या एगो कम हो जाएगा, 6 से एगो कम हो जाएगा, कितना डिग्री, कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 5 प्रतिबिंब बनेगा, आपको याद रखना है। तो यदि 360 बटा थीटा, थीटा ऐसा लेना है, अगर यहाँ पे सम संख्या आ जाए तो एगो कम प्रतिबिंब बनेगा, यानी 5 को प्रतिबिंब बनेगा, याद रखिएगा। एक और एग्जांपल देखिए, यदि 360 बटा मान लीजिए कि मैं आपको यहाँ पे 40 ले लेता हूँ, 40 नहीं, मैं आपको यहाँ पे मान लीजिए कि 90 डिग्री ले लेता हूँ, तो कितना प्रतिबिंब बनेगा, तो 4। तो यहाँ पे चूंकि सम संख्या आया तो एगो कम प्रतिबिंब बनेगा, 4 में से 1 जाएगा तो कम प्रतिबिंब बनेगा, 3 प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए यदि दो समतल दर्पण के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो तो कितना प्रतिबिंब बनेगा। तो आप इस फॉर्मूला का लगा दीजिएगा, 360 बटा नीचे 90 लिख दीजिएगा, आएगा 4 आंसर। तो समझिएगा सम संख्या आया तो एगो कम कर देंगे, तो सम संख्या आएगा तो एगो कम कर देंगे, यानी 3 प्रतिबिंब कर देंगे। उसी तरह अगर 360 बटा थीटा, उसी तरह अगर 6 आया तो एगो कम प्रतिबिंब कर देंगे। दूसरा रूल आपको याद रखना है, यदि 360 बटा थीटा यदि विषम संख्या आता है, विषम संख्या आए, विषम संख्या आए तो उतना ही प्रतिबिंब होगा, उतना ही प्रतिबिंब का संख्या होगा, उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, यानी जितना जितना आंसर आएगा उतना ही प्रतिबिंब बनेगा। एग्जांपल देख लीजिए, यदि 360 डिग्री बटा हम 40 डिग्री कर रहे हैं, मान लीजिए कि हम दो समतल दर्पणों को हम 40 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, इनके बीच में हम 40 डिग्री के एंगल पे रख रहे हैं, तो अब ये कटेगा तो कितना आएगा 9। 9 चूंकि विषम संख्या है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 9 ही हो जाएगा। 360 बटा थीटा अगर विषम संख्या आता है तो 9 आया, विषम संख्या आया तो उतना ही प्रतिबिंब बनेगा, 9 प्रतिबिंब बनेगा। तो क्वेश्चन पूछा है 360 बटा 40 डिग्री के एंगल पर रखे हैं तो कितना इमेज बनेगा, तो 9 इमेज बनेगा, यानी विषम संख्या आएगा तो उतना ही होगा। क्या होगा यदि पूर्णांक संख्या आया, तो यदि 360 बटा थीटा, अब ये सीधा सीधा नहीं आया, यदि पूर्णांक संख्या आया, यदि स्टूडेंट आपका पूर्णांक संख्या आया, पूर्णांक संख्या आया तो आंसर जो होगा वह उसका पूर्णांक हो जाएगा, आंसर उसका पूर्णांक हो जाएगा, आंसर पूर्णांक होगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, मान लें 360 बटा हम थीटा का मान रख दिए 50 डिग्री, थीटा का जवाब कितना है 50, 0 से 0 कटा हो गया 5 7 35, 7 गुणक 1 बटा 5, अब ये पूर्णांक में आ गया तो आंसर हमारा पूर्णांक वाला हो जाएगा, यानी प्रतिबिंब कितना बनेगा, तो प्रतिबिंब बनेगा 7 प्रतिबिंब बनेगा। इतना आप लोगों को समझ में आना चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अब आते हैं हम गोलीय दर्पण की तरफ। गोलीय दर्पण, अब देखिए गोलीय दर्पण, ये आपका है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण चूंकि कितने प्रकार के होते हैं बताया हमने कि गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। तो देखिए यह जो आपका सबसे पहले गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, गोलीय दर्पण उस खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, किसी वो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है ना, याद रखिएगा। और चूंकि ये एक सर्किल की तरह दिखाई दे रहा है तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे इसका सेंटर होगा, यहाँ पे इसका सेंटर होता है, तो इस सेंटर को हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। ये जो सेंटर होता है तो वृत्त में तो सेंटर बोलते हैं, लेकिन इसमें हम लोग वक्रता जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो इसमें अगर बीच में से आप इसको कट कर दीजिएगा ऐसे, तो आपको एक ऐसा फिगर दिखाई देगा
और एगो आपको ऐसा फिगर दिखाई देगा। एगो फिगर में अंदर से कलई किया हुआ है और एगो फिगर में अंदर से है और एगो फिगर में बाहर से। तो आप ध्यान से देखिए, यदि अब बाहर से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो ये आपका है उत्तल दर्पण। ये कौन दर्पण है? उत्तल दर्पण। और चूंकि ये अंदर की ओर धंसा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में बताया, अंदर की ओर धंसा हुआ है, तो ये है आपका अवतल दर्पण। इस बात को आपको भली भांति याद रखना है, फिगर को हमेशा माइंड में रखना है। तो यहाँ पे दो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब क्वेश्चन, अब डिफिनेशन पूछ जाता है वक्रता केंद्र का डिफिनेशन दे। बच्चे रटते हैं लेकिन आपको रटना नहीं है, आपको सिर्फ दिमाग में ये रखना है कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। देखिए, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो वक्रता केंद्र कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं ध्रुपी। यहाँ पे ये ध्रुपी, यहाँ पे जैसे कि पृथ्वी के कितने पोल होते हैं? तो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। उसी तरह इसका इधर पोल हो गया, इसका इधर पोल हो गया। और ये जो लाइन जो बीचों बीच जो जा रही है, ये जो लाइन बीचों बीच जा रही है, दर्पण के बीचों बीच से निकल रही है, गोलीय दर्पण के बीचों बीच से जो लाइन गुजर रही है, इसको कहते हैं मुख्य अक्ष। जैसे कि पृथ्वी के बीचों बीच से खींची गई रेखा को हम लोग कहते हैं विषुवत रेखा, उसी तरह ये बीचों बीच की लाइन को हम लोग कहते हैं मुख्य रेखा, यानी मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे इसको, याद रखिए, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, मुख्य अक्ष बोलेंगे। और जैसे पृथ्वी के दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो इसमें भी आपको दो पोल दिखाई देंगे। अब आपको मैं अलग फिगर से समझाऊं तो ध्यान दीजिएगा लोग। एक नंबर हम पहले बता देते हैं आपको। चलिए अवतल दर्पण के बारे में बता देते हैं। अवतल दर्पण स्टूडेंट आपको याद रखना है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो देखिए, ये है आपका अवतल दर्पण, ये है आपका अवतल दर्पण। अंदर की ओर धंसा हुआ है, यानी और बाहर से कलई किया हुआ, यानी परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है इसका। तो ये भी पूछेगा वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है। देखिए, ये परावर्तक सतह है, ये धंसल है, तो जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहेगा उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है। अब आप जान सकते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण ये क्या है आपका? ये मुख्य अक्ष है, ये मुख्य अक्ष है आपका, है ना। और यहाँ पे है P, यहाँ पे जो बिंदु होता है P, यानी इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव। P से क्या होता है? पोल, यानी इसको हिंदी में कहते हैं ध्रुव। और मुख्य अक्ष, आप जानते हैं कि अगर ये गोला है, अगर ऐसे ये गोला है तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? तो बाबू यहाँ पे आपका केंद्र हो जाएगा। तो केंद्र को हम लोग कहते हैं C, और यहाँ पे होता है F, याद रखिएगा। तो ये C हो जाता है और ये F हो जाता है, और ये गोला है तो कह दीजिएगा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसे उसकी वक्रता केंद्र कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये C है और ये F है। तो अवतल दर्पण का फिगर आपके माइंड में होना चाहिए, और अवतल दर्पण का डिफिनेशन भी आपको मालूम होना चाहिए, जिसका परावर्तक सतह लिख देते हैं, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, धंसा हुआ रहता है, जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो अवतल दर्पण कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्केव मिरर, इंग्लिश में कहते हैं कॉन्केव मिरर, कॉन्केव मिरर। अब देखिएगा ध्यान से, ये ध्यान से देखिएगा इसको, इसे एक दो तीन पॉइंट याद रखिएगा। इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है कि कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं?
तो यही अवतल दर्पण है, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं। इसलिए क्योंकि जब अवतल दर्पण पर, ये मान लीजिए मुख अक्ष है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे एफ है, जब इस पर किरणें पड़ती हैं ना बाबू, जब इस पे किरणें पड़ती हैं तो यहाँ पे होता है फोकस। तो यह इसे एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, जिसको हम लोग फोकस बोलते हैं। फोकस पर ले जाकर एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है। तो चूंकि किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित ले जाके करता है, एक बिंदु पर ले जाकर भेजता है, यानी अभिसारित कर देता है, तो इसीलिए इसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो क्वेश्चन पूछता है कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। आपको फिगर को माइंड में रखना है कि ऐसे किरण जा रहा है, उसे एक बिंदु पर भेज रहा है, तो वह है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। अब इसका उपयोग अगर पूछ लिया जाए, उपयोग अगर पूछ लिया जाए तो इसका प्रयोग होता है हजामती दर्पण के रूप में। किसमें होता है, तो हजामती दर्पण के रूप में। हजामती दर्पण के रूप में इसलिए होता है क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। दूसरा उपयोग, चूंकि किरणों को एक बिंदु पर भेजता है, इसी कारण से इसका उपयोग टॉर्च में होता है, और टॉर्च से किसी चीज को खोजते हैं तो इसका उपयोग सर्च लाइट के रूप में होता है। चूंकि अगर हम टॉर्च से किसी चीज को खोजते हैं तो इसका मतलब है कि सर्च करते हैं, तो सर्च लाइट में भी इसका उपयोग होता है। तीसरा, कि गाड़ी के अग्रदीप में, गाड़ी के हेडलाइट को हम लोग हिंदी में कहते हैं अग्रदीप। हेडलाइट का मतलब होता है गाड़ी का जो अगला होता है ना, आगे जिसको बाहर के रात में गाड़ी चलाया जाता है, अगर वो नहीं बारा जाए तो रात में अंधेरा दिखाई देगा, तो उसको कहते हैं हेडलाइट। आप साइड मिरर मत समझ लीजिएगा, साइड मिरर अलग है, जो साइड में लगा होता है वह उत्तल दर्पण का होता है, लेकिन जो हेडलाइट जो बाहर की गाड़ी चलाया जाता है रात में, उसको बोलते हैं अग्रदीप। तो जो अग्रदीप होता है वह होता है अवतल दर्पण का, याद रखिएगा। उसके अलावा और भी इसका उपयोग है। जितना दांत का डॉक्टर है लोग, कान का डॉक्टर है लोग, आंख का डॉक्टर है लोग, गला का डॉक्टर है लोग, ये सभी लोग इसका उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का। किसका, अवतल दर्पण का। इस बात को आपको याद रखना है। दांत के डॉक्टर, कान के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, गला के डॉक्टर इसका प्रयोग कहां पे करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। तो इतना उपयोग काफी है आपके एग्जाम के लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम उत्तल दर्पण में, जिसको हम लोग कहते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर, तो बाबू ये देखो, ये है आपका उत्तल दर्पण। फिगर आपके माइंड में होना चाहिए। देखिए, इसका परावर्तक सतह उभरा हुआ है। उभरा हुआ मतलब ऐसे निकला हुआ है सीधा तान के, तो ये उभरा हुआ है, तो ये है उत्तल दर्पण का। लिख देंगे डिफिनेशन में कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है, उसे हम कहते हैं उत्तल दर्पण। अब फिगर देख लिए आप। अब इसमें भी आपका ये होता है, देखिए यहाँ पे सी होता है और यहाँ पे एफ होता है। इसमें हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसमें याद रखिएगा, वो इसमें ये अवतल दर्पण में हमेशा इसमें दोनों वास्तविक और काल्पनिक, इसमें दोनों टाइप का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन इसमें सिर्फ इसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखिएगा, इसमें कौन प्रतिबिंब बनता है, तो इसमें सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। याद रखना, इसमें सिर्फ काल्पनिक
प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बनता है। और इसका जो प्रतिबिंब होता है यह हमेशा वस्तु से छोटा होता है, वस्तु से छोटा होता है। इसका प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से क्या होता है, तो छोटा होता है, याद रखिएगा। इसका फोकस जो होता है यह बाएं है और ये दाएं है, तो इसका फोकस हमेशा दाएं होता है। ये आगे हम लोग पढ़ेंगे, चिन्ह परिपाटी में बहुत सारी चीजें हैं, ये सभी को मिला के नहीं पढ़ना है अभी आप लोगों को। उसके बाद इसका उपयोग की बात, इसे एक बात समझिए, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, अपसारी दर्पण कहते हैं, इसे अपसारी दर्पण कहते हैं, याद रखिएगा। अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि देखिए ये है उत्तल दर्पण, जब इस पर किरणें पड़ती है ना, ये है मुख अक्ष, मान लीजिए इधर यहाँ पे F है और यहाँ पे C है, तो जब इस पर किरणें पड़ती है ना तो ये ऐसे रिफ्लेक्ट कर देता है, इसे रिफ्लेक्ट कर देता है। जब इस पर किरणें पड़ेंगी तो इसे रिफ्लेक्ट कर देगा, ऐसे रिफ्लेक्ट कर देगा। ऐसे किरण गई, ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया, रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे किरण गई, रिफ्लेक्ट कर दिया, ऐसे किरण गई, रिफ्लेक्ट कर दिया। यानी किरणों को छितार देता है एक तरीका से, यानी चारों तरफ फैला देता है, पसार देता है। जैसे धान गेहूं छत पे पसारते हैं ना, तो वैसे ही किरणों को यह पसार दे रहा है। तो जब किरणों को पसार देता है तो इसी कारण इसका नाम है अपसारी, यानी पसार देता है। तो कौन दर्पण अपसारी दर्पण कहा जाता है, तो उत्तल दर्पण को अपसारी, क्योंकि ये पसार देता है, एक जगह पे केंद्रित करता नहीं है। यानी उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहते हैं कि जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ती है तो वह इसे एक बिंदु पर केंद्रित नहीं करता है, उसे चारों तरफ पसार देता है, यानी फैला देता है। यही कारण है कि इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। फिगर में बना दीजिएगा। इसका उपयोग की बात करें तो सबसे मेन उपयोग होता है इस साइड मिरर में, एक नंबर उपयोग याद रखिएगा, साइड मिरर के रूप में। इसको हिंदी में कहते हैं पश्च दृश्य, पश्च दृश्य के रूप में इसका उपयोग है साइड मिरर में। किसी भी गाड़ी में देखिएगा तो आगे हेडलाइट नहीं, जिससे रात में बाद की गाड़ी चलते हुए नहीं, वो जो सामने लगा होता है जिसमें देखते हैं कि पीछे कौन गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो वहां पे इसका प्रयोग करते हैं साइड मिरर। दूसरा की गली या स्ट्रीट में लाइट के उपयोग में, तो गली या स्ट्रीट में जो लाइट लगाया जाता है, जो चारों तरफ प्रकाश रात में फैलाए रहता है, तो प्रकाश को फैलाए रहता है जो रात में चारों तरफ उजाला हो, तो उसके लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इस बात को आपको याद रखना है। तो दो यूज आपको याद रखना है, परावर्तक के रूप में, परावर्तक, परावर्तक के रूप में, गली और मोहल्ला में परावर्तक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है परवलयिक दर्पण। परवलयिक, यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है, यह पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। परवलयिक दर्पण पूर्णतः गोलीय नहीं होता है। अब दर्पण हम लोग यहां तक सीख गए। अब दर्पण में, अवतल दर्पण में, उत्तल दर्पण में ये प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग मिलते हैं सेपरेट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, प्रतिबिंब निर्माण देखेंगे। धीरे धीरे करके एक एक टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद सभी को जोड़ के आपको वीडियो दे दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।